हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के आइडिया इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट आता है फर्स्ट सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत। ये है आपका यूनिक पेपर कोड, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर आपको ये तो समझ आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको कौन कौन से, या हम कहें कि किस प्रकार से उनका आंसर बनाना है। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा, बिकॉज आप लोग अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बुक का नाम है आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, 90 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, 2023 के आखिर तक जो एग्जाम हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर उसका है। बात करें इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। या तो आप इंग्लिश में या तो आप हिंदी में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है वो लिख सकते हैं। चलिए बात करें क्वेश्चंस की। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि धर्म पर कौटिल्य के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। क्या आप शासन कला के नैतिक पहलुओं पर उनके विचार से सहमत है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आधा क्वेश्चन कंप्लीट बुक के उस पे बेस करता है, आधा क्वेश्चन आपकी सोच के ऊपर बेस करता है। ठीक है, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में, तो आपको यहाँ पे आंसर अपने अकॉर्डिंग बना के लिखना होगा। बात करें, इस क्वेश्चन को 2 भागों में बांटा गया है। धर्म पर कौटिल्य के दृष्टिकोणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कौटिल्य के क्या दृष्टिकोण थे धर्म को लेकर, इस चीज को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। ठीक है, आप जब ये बता देंगे तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप शासन कला के नैतिक पहलुओं पर उनके विचारों से सहमत थे। ठीक है, मतलब शासन कला, मतलब शासन करने के लिए जो नैतिक पहलू चाहिए और जो विचार किनके थे, कौटिल्य के थे उस चीज के ऊपर, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आप उसे मानते हैं कि वो सही है? अगर आपको लगता है हाँ सही है, तो आपको पॉइंटों में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं, उनके जो सोचने के या फिर विचार थे उस चीज के ऊपर वो अलग है और मेरे जो विचार हैं वो अलग है, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग आपका यहाँ से यहाँ तक आता है और दूसरा जो पार्ट है या फिर भाग है वो यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, ताराबाई शिंदे द्वारा दी गई लैंगिक समानता की अवधारणा अपने समय से बहुत आगे थी। कथा कथानक का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट क्या है कि ताराबाई शिंदे द्वारा दी गई लैंगिक समानता की जो अवधारणा थी वो अपने समय से बहुत आगे थी। मतलब उस समय में जब ये लैंगिक समानता की अवधारणा दी गई थी, ये उस समय बहुत आगे थी, मतलब इन फ्यूचर में थी उस समय के। तो क्या आप, मतलब कथा का आलोचनात्मक क्या करना है, मूल्यांकन करना, मतलब क्रिटिकली आपको इवेल्युएट करना है या फिर एनालाइज करके उसको एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, आपको केवल इस स्टेटमेंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और आपको पॉइंटों में बताना है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ वो उस समय में ठीक थी, तो आपको बताना है क्यों थी, क्या पॉइंट थे उस समय में, क्या व्यवस्था थी लैंगिक समानता की, और जब ये अवधारणा दी गई, क्या ये उस समय के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोगों के काम की थी, लोग इसे मान रहे थे? नहीं, इस प्रकार की चीज आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत बतानी है। ठीक है, तो जो जेंडर इक्वालिटी है, जैसे कि लैंगिक समानता, मतलब पुरुष और महिलाओं के बीच में जो जेंडर इक्वालिटी थी, जब ये लैंगिक समानता की अवधारणा दी गई थी, तो क्या ये उस समय मान्यता में थी या फिर ये समय से बहुत आगे थी जैसा कि आज का समय है? ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, एकता की भावना, अतीत पर गर्व और उद्देश्य की भावना ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि एकता की भावना, अतीत पर गर्व और उद्देश्य की भावना ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया था। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस समय, ठीक है, तो उसको मजबूत किया था। स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई राष्ट्रवाद की धारणा पर चर्चा कीजिए। ये जो स्टेटमेंट है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद द्वारा ये दी गई है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की जो धारणा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, वर्णन करना है, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि चर्चा करनी है। चर्चा का मतलब कि आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा जो दी गई राष्ट्रवाद की धारणा उसको भी एक्सप्लेन करते हुए चलना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में बताएंगे। ठीक है, और साथ के साथ उनके द्वारा जो दी गई राष्ट्रवाद की धारणा है उसके ऊपर आप चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आप जो अपना आंसर है वो कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय मंच पर महात्मा गांधी के आगमन ने किस तरह से स्वराज की तर्ज
पर स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय मंच पर महात्मा गांधी के आगमन ने, भाई राष्ट्रीय मंच पर जब महात्मा गांधी आए, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि भाई जब भारत में राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहे थे, मूवमेंट्स चल रहे थे, जो आंदोलन चल रहे थे, उस समय जब महात्मा गांधी आए, ठीक है, उनका आगमन हुआ इस चीज में, तो इस चीज ने, आगमन ने किस तरह जो स्वराज है, मतलब अपना शासन अपने हाथों में लेना, स्वराज की जो तर्ज था, स्वराज तर्ज पर स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। भाई स्वतंत्रता आंदोलन जो उस समय चल रहा था, लोगों को किस तरह प्रेरित किया, तो इस चीज को आपको बताना है। मतलब ये बताना है कि महात्मा गांधी के आने से स्वतंत्रता आंदोलन में जो चल रहा था, उन लोगों को और ज्यादा किस तरह प्रेरित किया, ये चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत बतानी है। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्या देना है, एग्जाम्पल्स भी देने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स जरूरी है क्योंकि पूछे गए हैं कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। भारत की संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई है। भारत में सामाजिक न्याय की धारणा विकसित करने की दिशा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर के प्रमुख योगदान पर चर्चा कीजिए। ठीक है, भारत में भारत की संविधान प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय है, ठीक है, सामाजिक न्याय को क्या दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, मतलब प्रायोरिटी दी गई है कि भाई सामाजिक न्याय को ऊपर रखा जाए। तो भारत में सामाजिक न्याय की धारणा को विकसित करने की दिशा में, भाई भारत में जो सामाजिक न्याय है, ठीक है, उसकी धारणा को विकसित करने की जब दिशा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख योगदान क्या रहे, उन्होंने क्या योगदान दिया सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में, ठीक है, उसको विकसित करने में, इस चीज के ऊपर आपको बताना है। तो यहाँ पे इसमें मेनली ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई भीमराव अम्बेडकर के क्या क्या योगदान रहे हैं सामाजिक न्याय को विकसित करने में, तो ये यहाँ पे आपको पॉइंटों के साथ साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सावरकर के हिंदुत्व के विचार के प्रमुख सिद्धांत और उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये सावरकर के जो हिंदुत्व के विचार और प्रमुख सिद्धांत और उद्देश्य क्या है? हिंदुत्व के विचार के, हिंदुत्व के जो उनके विचार हैं, उसके प्रमुख सिद्धांत क्या है और उनके उद्देश्य क्या है? भाई उनके सिद्धांत, विचार के सिद्धांत और उद्देश्य आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। किनके नाम बताया गया है? सावरकर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट में बताना है कि भाई क्या उनके सिद्धांत थे, पहले सिद्धांत बता दिए 3 से 4 या 6, और उसके बाद उनके उद्देश्य बता दिए। तो ये आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें। इसमें पूछा गया है, राष्ट्रवाद पर गांधी और विवेकानंद के विचारों की तुलना कीजिए और अंतर बताइए। अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको राष्ट्रवाद की जो नीति है, सॉरी, राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, उसके ऊपर महात्मा गांधी के और विवेकानंद जी के जो विचार हैं, उनके बीच में आपको क्या है, तुलना करनी है, अंतर बताना है। ठीक है, कि भाई महात्मा गांधी के विचार बता दिए एक तरफ आपने विवेकानंद के विचार बता दिए और इनकी तुलना करके दिखा दिया, साथ के साथ अंतर बता दिया कि किस प्रकार महात्मा गांधी जी के अलग हैं विचार विवेकानंद जी से, और विवेकानंद के अलग है विचार महात्मा गांधी जी से। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। उसके बाद आपको उदाहरणों सहित अपना जो आंसर है वो एक्सप्लेन करके बताना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 को, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्मक मानववादी के मुख्य तत्वों की व्याख्या कीजिए और इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्मक मानववादी के मुख्य तत्व, भाई एकात्मक मानववादी के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, जब आप ये बता देंगे कि भाई एकात्मक मुख्यवाद, सॉरी, एकात्मक मानववाद के जो मुख्य तत्व है वो क्या है, आप ये बता देंगे, और ये किसके द्वारा, ये नाम बताया गया दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा। ठीक है, तो एकात्मक मानवतावाद के आप तत्व बता देंगे। अब जब ये बता देंगे तो आपको ये बताना है कि इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है भाई, कि समकालीन समय में इसकी प्रासंगिकता है या नहीं है, इस चीज पर आपको प्रकाश डालना, मतलब एक्सप्लेन करके बताना है। 9 को देखते हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित प्रतिपादित दंड नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौटिल्य के द्वारा जो प्रतिपादित दंड नीति है, ठीक है, कौन सी नीति, दंड नीति, ये मुख्य विशेषताओं के ऊपर आपको वर्णन करना है। मुख्य विशेषता मतलब 6 से 7 आपको जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखें। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किन्हीं 2 टॉपिक्स पर जो कि नीचे बताए गए। पहला टॉपिक है आपका ग्राम गणराज्य की गांधीवादी अवधारणा, दूसरा है ताराबाई शिंदे की पितृसत्ता की आलोचना, अतेंद्रिय, ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये आपके 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, 4 में से कोई भी 2 टॉपिक आपको कवर अप करने हैं और उनके जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको बनाने हैं। तो ये जो आपका है टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, आपको 10 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो भी आप आंसर अच्छे से लिख पाए वो है। तो देखिए,
हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर में से कोई सिमिलर क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे इस एग्जाम में पूछ लिया जाए, जो एग्जाम आपके इस साल 2024 में होने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के अंदर सॉरी इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, एक बार उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके आंसर्स आप बना लीजिए। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में से ले लिया जाए, क्योंकि एसवाईएल में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं, चांसेस यही है कि भाई पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। पिछले साल के 2-4 क्वेश्चन उठा लिए, इस साल कुछ 2-4 क्वेश्चन नए बना दिए। तो आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करना है, एग्जाम से पहले इनके जो आंसर है आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तभी आप एग्जाम के अंतर्गत अच्छे जो आंसर्स हैं वो बना पाएँगे और आप अच्छे नंबर गेन कर पाएँगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाके ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप में क्वेश्चन पेपर, नोट्स सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। आपका ये जो ऐप है, ये आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक आपकी हेल्प करेगा हर तरह से, आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, आपके स्टडी में नोट्स सब कुछ वहीं पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, किसी के भी आपको पे नहीं करना है। तो ऐप को डाउनलोड करिए। आपका कोई रिव्यू है, आपको कोई नोट्स चाहिए, आप ऐप के रिव्यू सेक्शन में या फिर हमसे शेयर कर सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सकेगा आपके लिए वो नोट्स हमारे ऐप पे प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपके लिए और साथ के साथ अन्य लोगों के लिए हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।